लंका की सुरक्षा के बारे में हनुमान बता रहे हैं राम कि लंका की सुरक्षा में विलक्षण आयुध धारण किए हुए विरूपाक्ष राक्षस तैनात। राक्षस भी सामान्य नहीं, विरूपाक्ष यानी अति बली राक्षस। और इन राक्षसों की जो शारीरिक भाषा है, बॉडी लैंग्वेज है मेरे राम, वो ये बता रही है कि वे अपने बल पराक्रम के मद में डूबे हुए नहीं हैं, बल्कि प्रतिपल आक्रमण के लिए सतर्क हैं, सचेष्ट हैं, तैयार हैं और इंतजार से करते लगते हैं कि कब कोई आक्रमण हो और वे उसका प्रत्युत्तर दे सके। क्योंकि जो अपने बल और पराक्रम के मद में डूब जाता है, उसके अंदर बल पराक्रम होते हुए भी परिणाम आए ये आवश्यक नहीं। हनुमान बता रहे कि लंका एक मजबूत चहर दीवारी से, बाउंड्री वॉल से घिरी हुई। हनुमान ने जो बताया है और ग्रंथों में जो लिखा है, तो कहीं वो सोने की चहर दीवारी लिखी है तो कहीं चांदी। हो सकता है दोनों की हो, इतनी कल्पना तो हम कर ही सकते हैं, क्योंकि राम कथा तो स्वयं में एक कल्पना है। चाहे वाल्मीकि की रामायण है या तुलसीदास की है या कम्मन की है या बरवे या द्विपद है या शेरी गाथा है या फिर दशरथ जातक है, कोई भी रामायण हो, 300 से ऊपर रामायण है तो सब कल्पना है। क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी के आधार पर कोई भी कथा निर्धारित नहीं की जा सकती मेरे राम। इसीलिए तो ये मैथोलॉजी है, एपिक्स है, हाँ, महाकाव्य। तो लंका घिरी है धातु की चहर दीवारी से और उसके अंदर है पत्थर की प्राचीर। और इस चहर दीवारी के बाहर एक परिखा है। व्हाट्स परिखा? द ट्रंच ऑफ वाटर। एक खाई है बहुत बड़ी, पानी से भरी। ये हमारा प्राचीन काल से ही जो वास्तु कला है, उसमें किले के बाहर खाई बनाने का प्रावधान है, प्रमाण है, जिसे आज पटना कहते हैं, पाटलिपुत्र, और जिसका प्राचीन नाम कुसुमपुर है। उस पाटलिपुत्र में भी एक परिखा बनी हुई थी। मैगस्थनीज जो आया था यूरोप से, उसने उल्लेख किया है उसका। स्टेडियम में उसकी चौड़ाई नापी है और कुम्हार हार जो पटना के अब अंदर ही आ गया है, वहां से उसके अवशेष भी मिले। ठीक है मेरा राम। तो ऐसी चहर दीवारी है, चहर दीवारी के बाद परिखा है। और हनुमान बता रहे हैं, ऑब्जर्वेशन देखिए हनुमान का, निरीक्षण देखिए, सर्वेक्षण देखिए कि लंका में 4 प्रवेश द्वार हैं, 4 गेट्स हैं।
और ये बड़े मजबूत बने हुए। इन चारों प्रवेश द्वारों में इसी को बोलते थे हाथी पोल। आप राजस्थान में जाएंगे तो कई किलो में आपको हाथी पोल मिलेगा, जयपुर में भी है। हाथी पोल का अर्थ होता है ऐसा दरवाजा जिसमें हाथी पर बैठ करके सवार अंदर प्रवेश कर सके। ऐसे हाथी पोल दरवाजे हैं और धातु के दरवाजे हैं और उनमें लोहे की, काले लोहे की, ब्लैक आयरन की बर्छियां लगी हुई हैं। और बात यह है कि दरवाजों और खाइयों के बीच में संक्रम बने हुए हैं। संक्रम में यानी कि लकड़ी के पुल, वुडन ब्रिजेस, ब्रिज बने हुए हैं वुडन। हो सकता है ये फोल्डेबल हो, इतनी बात हनुमान न देख पाया, भूल हो गया। हाँ, वैसे ही पुल जैसे कि पाटलिपुत्र में उठा लिए जाते थे और जरूरत पड़ने पर नीचे गिरा दिए जाते थे, ऐसे द्वार, पुल, परिखा हनुमान वर्णन कर रहे हैं कि जो दक्षिणी द्वार है लंका का, वो बड़ा मजबूत बनाया गया है और वहां पर चतुरंगणी सेना तैनात रहती है। जब हम एपिक्स में आगे जाएंगे और त्रेता से द्वापर में पहुंचेंगे तो अक्षोहिणी सेना का उल्लेख बार बार मिलेगा। सेना चाहे अक्षोहिणी हो, लेकिन उसका आधार होता है चतुरंगिणी। चतुरंगिणी का मतलब होता है 4 प्रकार की सेना। हाथी यानी एलिफेंट्री, घोड़ा, हाथी घोड़ा यानी कैलेवरी, एलिफेंट्री, कैलेवरी, हाथी घोड़ा और रथ, चैरियट्स और पैदल। ये 4 सेक्शंस हैं आर्मी। इन चारों का जब समन्वित स्वरूप होता है तो कहते हैं चतुरंगिणी सेना। दक्षिणी द्वार पर ज्यादा जमावड़ा है चतुरंगिणी सेना का, लेकिन प्रत्येक गेट पर, द्वार पर यह सेना मौजूद है। और एक ऑब्जर्वेशन है हनुमान का, बड़ा ऑब्जर्वेशन है कि जो सेनाएं हैं वो हमेशा सतर्क रहती। हनुमान बता रहे रावण के अंदर युद्ध को लेकर के उत्साह रहता है और लंका के मध्य में स्कंधावार का मुख्य भाग है। स्कंधावार यानी कंट्रोलमेंट, छावनी, बड़ा केंद्र है वहां। हनुमान बताते हैं राम कि मुझे ये अनुभव हुआ कि लंका में जो प्रत्यक्ष सुरक्षा दिख रही है उसके अतिरिक्त भी लंका में कोई अदृश्य शक्ति है जो लंका की सुरक्षा कर रही है। हनुमान अनुभव करते हैं अदृश्य शक्ति। हनुमान ये भी देख रहे हैं कि भवनों की चहर दीवारियां, बाउंड्री वॉल्स बहुत ऊंची बनाई गई हैं,
जहां वानरों का छलांग लगाकर पहुंचना बहुत कठिन। हनुमान पहला निर्णय तो ये करते हैं, ये सब देखकर राम को बता रहे कि जब उन्होंने ये सब देख लिया तो ये निर्णय किया कि लंका में अपने मूल स्वरूप में प्रवेश नहीं करें। हनुमान के पास तो अणिमा सिद्धि है, उसी का प्रयोग कर रहे हैं और लघु रूप में लंका में प्रवेश कर रहे हैं। हनुमान की दृष्टि है और वो तौल रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं कि जब राम का आक्रमण होगा तब क्या स्थितियां होंगी और कैसे उस आक्रमण को संयोजित किया जाएगा, कैसे ये देखा जाएगा कि आक्रमण की सफलता किन बिंदुओं पर निर्भर करेगी। एक असेसमेंट कर रहे हैं हनुमान अपने मन में। और एक बात समझते हैं यहां पर हनुमान कि प्रथम दृष्टि में तो लंका पर विजय पाना राम के लिए बहुत कठिन हो। अब मेरे राम एक बात देख लो, एक तरफ हनुमान कह रहे हैं लंका से लौट करके कि चलो आक्रमण करते हैं और सीता को ले आते हैं, और एक तरफ ये असेसमेंट कर रहे हैं कि विजय पाना कठिन होगा राम के लिए। हनुमान महाबुद्धिशाली हैं। ये राज मैंने अभी खोला नहीं था। अभी लंका से लौटकर जब जामवंत से हनुमान कहते हैं, अंगद से कहते हैं, तो वो मन टटोल रहे हैं, ये देख रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथियों का जो दृष्टिकोण है, पैराडाइम है, वो कैसा है। हनुमान तो जानते हैं कि लंका पर आक्रमण सहज सरल नहीं, दूसरे से कुछ जानकर सुन कर के निर्णय कर लेना बहुत आसान है मेरे राम, लेकिन जो स्वयं भोक्ता होता है वो जानता है कि किस परिस्थिति में क्या करना है। मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन की विचार, अति लघु रूप धरऊं निसी नगर करूं पैसा, अति लघु रूप धरऊं निसी नगर करूं पैसा, मसक समान रूप कपि धरे, मसक समान रूप कपि धरे, लंकहि चले लंकहि चले सुमेरी नर हरि, लंकहि चले सुमेरी नर हरि, सुमेरी नर हरि, सुमेरी नर हरि। मानव है मेरे राम। हनुमान अभी वर्णन बता रहे हैं लंका का। राम के लिए ये सारा वर्णन जानना बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि इसी के आधार पर ही तो उन्हें रोड मैप बनाना है
लंका पर आक्रमण करने का, क्योंकि जानकारी का कोई और स्रोत नहीं। लंका इतनी दूर है और पहुंच से बड़ी दूर है वानरों की कि अभी तक कोई भी वानर ऐसा नहीं मिला है राम को जो लंका जाकर के लौट आया हो पहले कभी और लंका के बारे में सूचनाएं दे सके। हनुमान अपना विचार बताते हैं कि वानरों के पास शारीरिक शक्ति तो है, लेकिन राजनीतिक दृष्टि और अस्त्र शस्त्रों का अभाव। राम लक्ष्मण तो सशस्त्र हैं, लेकिन हनुमान ने जो अनुभव किया है उसका संकेत करते हैं राम को कि रावण की सामरिक शक्ति, मिलिट्री पावर तुलनात्मक रूप से कहीं अधिक है। हनुमान को ऐसा लग रहा है कि कहीं राम धोखा न खाएं, इसलिए वो पूरी बात स्पष्टता से बता रहे हैं। हनुमान बता रहे हैं कि जब उन्होंने सर्वेक्षण पूरा कर लिया और जैसे ही रात्रि प्रारंभ हुई, हनुमान ने प्रवेश किया लंका, लघु रूप में प्रवेश किया। करना चाह रहे हैं, अभी तो प्रवेश हुआ नहीं है, क्योंकि जो त्रिकूट पर्वत है वो रावण ने यूं ही खाली छोड़ दिया लंका के बाहर, क्योंकि अपनी सामर्थ्य पर इतना भरोसा है रावण को कि उसने कभी सोचा नहीं है कि यही त्रिकूट पर्वत उसके काल का अड्डा बनेगा। अभी तो यहीं आए हैं ना हनुमान, अब प्रवेश कर रहे हैं लंका के अंदर। प्रवेश करना चाह रहे हैं लघु रूप। किसी भी नगर का अगर सात्विक रूप देखना हो, मेरे राम तुम भी प्रयोग करके देख लेना कभी भी, तो उस नगर का सवेरे सवेरे भ्रमण करो तो सात्विक रूप देखने को मिलेगा। इसीलिए तो कहते हैं सुबह बनारस। बनारस की सुबह क्यों भाती है मन को? क्योंकि वाराणसी वरुणा और हसी, वही हसी नदी तो छोटी सी तलवार फेंकी थी दुर्गा जी ने और उसके गिरने से निकल पड़ी नदी, वही हसी। हाँ, तो वाराणसी सात्विक नगर है, शिव का होम टाउन है। तो सवेरे गंगा की कलकल धार और मंदिरों की घंटियां, हाँ, इधर नदी का किनारा, उधर मंदिरों की घंटियां और घंटे, और रात की भंग की तरंग से सवेरे मदमस्त हुए बनारसी। पूजा अर्चना, शिव का जलाभिषेक, यही तो है बनारस। तो ये सुबह बनारस। तो ऐसे नगरों का भ्रमण सवेरे का भ्रमण। और कानपुर जैसा शहर, यहां का दिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि कानपुर में तो श्रम शक्ति है, ये तो श्रमिक नगर है। कानपुर का दिन महत्व। और शाम बनारस की है, शाम लखनऊ की है, अवध की है। अवध की शाम अवध वाजिद अली शाह की देन।
हाँ, और रात शिमले की है। हाँ, जो नाइट लाइफ है वो शिमला की है, वो मुंबई की है, वो उन सभी मेट्रोपॉलिटन सिटीज की है जहां रात भी दिन का रूप ले लेती है। तो मेरे राम, जो राजसी स्वरूप आता है किसी भी शहर का, वो शाम से शुरू होता है और रात में अपनी ऊंचाइयां छूता है। जो राजसी स्वरूप है वो तामसी स्वरूप भी है, क्योंकि रज में तो तम भी शामिल है। अब देखना यह होता है कि रज में तम भी है और सत भी है, मात्रा किसकी घटती है और किसकी बढ़ती। तो देख रहे हैं हनुमान श्रीलंका की नाइट लाइफ। हनुमान लंका के निरीक्षण के लिए निकले हैं और अन्वेषण करना है सीता का, और निरीक्षण भी करना है। निरीक्षण तो बहुत सूक्ष्म होता है। इस क्रिया में जो फोकस्ड ऑब्जेक्ट है उसके सभी तत्वों की पड़ताल की जाती है। प्रत्यक्ष में अप्रत्यक्ष को खोजना होता है, परोक्ष में जो परोक्ष है उसमें प्रत्यक्ष को तलाशना होता है। हनुमान जैसे ही लंका में प्रवेश कर रहे हैं, उन्हें उस अदृश्य शक्ति का सामना हो जाता है। लंकिनी पकड़ लेती है। लंकिनी और हनुमान से पूछताछ शुरू कर देते। हनुमान समझ जाते हैं कि इसी अदृश्य शक्ति का उन्हें एहसास हो रहा है और वो शक्ति अब उनके सामने है। व्यक्ति जब अपने कर्म में एकाग्र होता है मेरे राम, तो तुम्हारी मेरी सभी मानवों की जो 5 इंद्रियां हैं, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, वो 5 इंद्रियां हट जाती हैं भोग से और केंद्रित हो जाती हैं कर्म। मेरे राम, जब तुमने कभी परीक्षाएं दी होंगी अपने जीवन में, कहा गया होगा तुमसे ध्यान से इम्तिहान देना। यानी कितनी बार तुमसे कहा गया है ध्यान से कोई भी काम, या अगर मेरे राम तुम बड़ी उम्र के हो तो तुम कहते हो अपने छोटों से बच्चा ध्यान से काम करना। ध्यान है का? ध्यान होता कब है? ध्यान लगता कब? बस यही है ध्यान मेरे राम, कि जब रूप रस गंध और स्पर्श और शब्द से हम अपने को हटा लेते हैं, तो हमारा जो फोकस होता है कर्म पर, यही तो बोलते ना फोकस करना इस काम पर, यही है फोकस। तो फोकस होगा कब? कि जब सामने लुभावना रूप है लेकिन रूप आकर्षित नहीं कर पा रहा है। रस है, रसगुल्लों का डोंगा सामने भरा रखा है,
गंध है और स्पर्श है और शब्द भी भोग है। ये भी वासना का एक तत्व है। जब इन पांचों से हम अलग हट जाते हैं मेरे राम, और केवल कर्म पर केंद्रित होते हैं, तब क्या होता है? तब अंतश्चेतना का जन्म होता है। इनसाइट पावर, यही तो सिद्धि है, यही सिद्धि। अब ऐसा व्यक्ति जिसने सिद्धि पा ली है, फिर वो इन पांचों इंद्रियों के भोग करता भी है तो प्रभाव नहीं आता है। स्वामी राम कृष्ण प्रवचन दे रहे हैं, भक्त घेरे हुए हैं, अचानक बीच से उठ जाते हैं और खोजने लगते हैं, नाक को यूं यूं सूंघने लगते हैं। कोई पूछता है, प्रभु ये क्या कर रहे हैं? कहते हैं हलवा बन रहा है, कहीं खुशबू आ रही है, पहले थोड़ा हलवा चख लूं तब तुमसे बात करता हूं। और थोड़ा कच्चा पक्का बना हलवा ही खा जाते हैं और फिर शुरू करते हैं अपनी बात। रामकृष्ण, स्वामी रामकृष्ण ने तो अध्ययन भी नहीं किया था, केवल सुनकर के शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था, लेकिन काली में उनकी इतना मगन थे कि रूप रस गंध स्पर्श भोग सब कुछ आता भी है, जाता भी है, सिद्धि तो अपने स्थान। इतना ख्याल रखते थे स्वामी रामकृष्ण बीले का कि जब भी बीले जाते थे उनके पास में, बीले नरेंद्र वही विवेकानंद, तो बीले जब भी जाते थे उनके पास में तो पहले खाने को कुछ देते थे, सौंदेश देते थे, खीरो देते थे, कुछ ना कुछ रखे हुए हैं। ममता इतनी ज्यादा है कि मेरा बच्चा भूखा तो नहीं। तो इंद्रिय भी है, भोग भी है और सिद्धि भी है। तो मेरे राम अभी तो हनुमान की बात पूरी सुनते हैं। लंकिनी के प्रकट हो जाने से हनुमान को पता लग गया कि सुरक्षा कितनी सख्त है और लघु रूप में भी प्रवेश करना इतना आसान नहीं है। खैर लंकिनी तो फेवर में आ गई और कहने लगी प्रवेश नगर कीजिए रघुराजा, काम खत्म हो गया, कोई टेंशन नहीं हुआ। और आगे चल दिए हनुमान। अब हनुमान का लंका निरीक्षण आप देखेंगे अगले एपिसोड में। मानव है मेरे राम। प्रभु नगर की जय सब काजा, प्रभु नगर की जय सब काजा। हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधार तू करई में ताई, गरल सुधार तू करई में ताई। गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, अनल शीतलाई, अनल शीतलाई।